क्या हुआ बेटा, भागेगा नहीं? मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, मैंने मोहित से कहा। खास करके नैना के साथ जो मैंने किया है, उसके बाद तो अब इस घर में मुझे शायद कभी नींद भी नहीं आएगी। मैं और मोहित लाइट बंद किए अपने बेड में लेटे थे। हमारे सोने का वक्त कब का बीत चुका था, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों को अलविदा बोल चुकी थी। और इस समय ये घर कुछ ज्यादा ही भूखा हो जाता था, जैसे जैसे किसी भूखे इंसान को अपने पेट में से आती वो हल्की कड़कड़ाहट सुनाई देती थी। ठीक वैसे ही इस वक्त घर के पेट की वो आवाज इस घर के कमरों, गलियारों और हॉल से होती हुई हमारे कानों से टकरा रही थी। वॉश बेसिन की जाली में फंसे बाल, या रसोई में पड़ी बासी रात के खाने की झूठन, और तो और पूरे घर में यहाँ वहां गिरे हमारे बाल, नाखून, ये घर इस वक्त अच्छे से साफ कर जाता था। पर क्या इतने से इस घर की भूख मिटती? क्या कभी भी इस घर की भूख मिट पाएगी? या कहीं ये भूख किसी दिन एक राक्षस बन गई तो? मैंने मोहित का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली। मैंने कहा, मोहित, इस घर को बेच देते हैं। मोहित थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखता रहा और फिर अपनी उंगली से अपने होठों पर रख मुझे चुप रहने का इशारा किया। और तब मैंने सुना, घर की गड़गड़ाहट किसी बादल की आवाज जैसी गूंजी। ये उसके भूखे पेट की आवाज नहीं थी। मोहित फुसफुसाते हुए बोला, ये हमें सुन सकता है। अगले दिन से हमने पूरे शहर में घूम घूम कर नया घर देखना शुरू कर दिया। जहां हमारा बजट अलाउ करता हम पहुंच जाते। ये सारे नए घर एकदम दबे और छोटे थे, जबकि जिस घर में हम अभी रह रहे थे वो खुला, बड़ा और हवादार था। पर ये छोटे भिजे डब्बे जैसे घर मुझे वो दे सकते थे जो वो आलीशान घर नहीं दे पाया, दिल का चैन। मोहित ने एक घर की दीवार पर जमी धूल को अपनी उंगली से समेटते हुए कहा, यहाँ कितनी धूल आती है रेशु। मुझे धूल से कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुरंत मोहित से कहा, बल्कि मैं तो पागल हो रही हूं कि मुझे घर साफ करने का मौका मिले। मोहित मुझे घूरता रहा जैसे मैं पागल हूं, फिर बोला, पर पीहू के लिए तो कमरा है ही नहीं। तो हमारे साथ सो जाएगी ना, इतनी भी बड़ी नहीं है वो। वैसे भी थोड़े और दिन हमारे साथ सोएगी तो हमसे उसका बॉन्ड बनेगा। बेशक उस नए घर को खरीदने के लिए पहले हमें वो पुराना घर बेचना था, और बस यहीं से सारी परेशानियां शुरू हुई। वो घर हमें सुन सकता था, और जब भी हम घर को बेचने की बात करते वो घर गुस्सा हो जाता। गुस्से में वो और भी तेजी से चीजों को खाने लगता और रात भर अपनी आवाज, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए हमें सुनाता। एक दिन तो उसने मेरी विंटेज वुडन चेयर को इतनी तेजी से खाया कि मेरे बैठते ही वो भरभरा कर टूट गई। मैंने देखा उसके पाए गल चुके थे, और फिर मेरे देखते ही देखते वो चेयर लकड़ी से बुरादे में तब्दील होकर तेजी से गायब हो गई। मोहित ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था घर के अंदर बैठकर घर के बेचने की बातें मत क्या करो। हम लोग एक ब्रोकर को अपना घर दिखाने के लिए ला रहे थे। ब्रोकर ने घर आकर घर का जायजा लिया और बोला, देखिए घर बहुत बड़ा है, नॉर्मली ऐसे घर लिस्टिंग से बिकते हैं। मैं एक लिस्टिंग निकाल दूंगा, आप एक महीने का दिन फिक्स कर दीजिए। उस दिन क्या होगा, लिस्टिंग पढ़कर जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो घर देखने आ जाएंगे। बस एक दिन का काम होगा। मैंने और मोहित ने लिस्टिंग की एक डेट ब्रोकर को दे दी। उस दिन कोई भी हमारा घर देखने आ सकता था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि एक या दो लोगों से ज्यादा आएंगे, पर मैं गलत थी। लिस्टिंग वाले दिन मैंने घर को खूब सजाया था। कुछ फ्रूट्स और मिठाइयां भी मैंने टेबल पर रख दी थी। मुझे उम्मीद थी कि हमारे जैसी ही कोई फैमिली इसे लेने आएगी। आखिर इतना बड़ा घर किसी फैमिली के काम ही आ सकता था। पर मैं वहां भी गलत थी। दोपहर के 1 बजे के करीब लोगों का आना जाना शुरू हुआ। दर्जनों लोग आए। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं, पर मुझसे भी ज्यादा हैरत उस ब्रोकर को थी। उसने भी नहीं सोचा था कि इस घर को देखने इतने सारे लोग आएंगे। पर जैसे जैसे मैं उन खरीदारों को देखती रही, मेरा दिल पानी में किसी पत्थर जैसा बैठता चला गया। पर मैंने अपना यह हाल किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। ज्यादातर खरीदार आदमी थे जो अकेले ही घर देखने आए थे। और तब मुझे अमृता की एक और बात याद आई। ये घर एक खास तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। मैंने उस पहले आदमी पर ध्यान दिया। वो आदमी पूरे घर को ललचाई आंखों से देख रहा था। चुपचाप मैं उसके पीछे चलती रही। मैंने देखा कि वो घर में यहाँ वहां से छोटी छोटी चीजें अपनी जेब में डाल रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसने मेरी चांदी के चम्मच अपनी जेब में डाले
और चुपचाप घर के बाहर चला गया। वो उन सब में सबसे शरीफ आदमी था। एक दूसरा खरीदार इतना ज्यादा मोटा था कि चल भी मुश्किल से पा रहा था। उसने मेरी लाई हुई सारी की सारी मिठाई एक बार में ही साफ कर दी थी। उसके बाद मैंने देखा तो पाया कि उसके हाथ में मेरी जैम की शीशी थी जिसे वो उंगलियों से खाए जा रहा था। मैं उससे कुछ कहती इससे पहले मेरा ध्यान सफेद सफारी सूट में आए उस आदमी पर गया जो अचानक पीहू के कमरे के दरवाजे पर खड़ा अंदर झांकने लगा था। मैं चुपचाप उसके पीछे गई तो मैंने पाया कि वो पीहू को घूरते हुए खुद को छू रहा था। उसकी हल्की हल्की सिसकियां मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं चीखी और मेरे चीखते ही घर के सारे लोग हरकत में आए। वो मोटा आदमी शीशी फेंक कर घर से बाहर भाग गया और ये सफारी सूट वाला हरामी चौंक कर पीछे मुड़ा। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या कर रहा था तू? मैं उस पर चीखी। उसने मेरे हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। इतने में ब्रोकर भी वहां आ गया। मैंने उससे कहा, मुझे ये आदमी अपने घर के आसपास भी नहीं चाहिए, भगाओ से यहां से। ब्रोकर ने मामले की नजाकत को देखते हुए कुछ नहीं कहा, पर उस आदमी से बात करता हुआ वो घर के बाहर ले जाने लगा। वो शैतान जाते हुए भी पलटकर मुझे गुस्से से घूर रहा था जैसे मैंने ही कुछ गलत किया हो। मेरी सांसें अभी भी किसी इंजन की तरह चल रही थीं। मैं दीवार का सहारा लेकर अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। इतने में मुझे एक आवाज सुनाई दी, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। मैंने आंखें खोली तो पाया मेरे सामने एक 50-55 साल का आदमी खड़ा था। बाकी खरीदारों की तरह इसने महंगे और चमकते कपड़े नहीं पहन रखे थे, बल्कि गंदे और घिसे हुए कपड़ों से ये आदमी कोई मैकेनिक या मजदूर जैसा दिख रहा था। आप तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे हैं? मैंने उसके कपड़ों की हैसियत के हिसाब से उससे बात करनी शुरू की। वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, आपको जो कीमत चाहिए वो मैं दूंगा, वो भी कैश। बस ये घर मुझे चाहिए, मुझे। मैं हैरान खड़ी उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस इंसान ने अपनी हथेली से अपने माथे का पसीना पोंछा और उस पसीने को उसने फर्श पर झाड़ दिया। घर ने पसीने की बूंदों को 1 सेकंड में साफ कर दिया और ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसे पता था कि क्या होगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, बस कागज बनवा दीजिए, रकम जो चाहें अपने मन से लिख दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा कैश एक साथ आपको दूंगा। मैं उसे घूरती रही। बहुत प्यारा घर है ये, है कितना साफ। वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मैं आता हूं, आप कागज तैयार करवा लीजिए। उस रात भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने मोहित को सोते से उठा दिया। मोहित, हम ये घर नहीं बेच सकते। मोहित ने नींद की दुनिया से बाहर आते हुए अपनी आंखें मलते हुए कहा, जाते ही आओ, बेचना है नहीं बेचना है, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? मोहित, तुम भूल गए हो, ये घर एक टूल है, एक औजार। मोहित आंखें बंद किए चिड़चिड़ा होकर मेरी बात सुन रहा था। और इस टूल का इस्तेमाल इसके मालिक के हाथ में है ना? सोचो अगर ये टूल किसी गलत हाथ में चला गया तो। पर तभी नीचे से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई और उसके बाद किसी के तेजी से चलने की, भारी कदमों की आवाज। मेरे दिमाग में सबसे पहले पीहू का ख्याल आया जो उस वक्त अपने रूम में अकेली सो रही थी। पर मैं कुछ कहती उससे पहले ही मोहित बेड से कूद चुका था। पर कमरे से बाहर जाने की बजाय उसने कपड़ों वाली अलमारी खोली और अपनी तय की हुई शर्ट्स के पीछे अपने हाथ डाल दिए। उन शर्ट्स के पीछे से उसने एक हैंडगन निकाली। मोहित, ये? मोहित हैंडगन को लोड करता हुआ मुझे चुप रहने का इशारा करने लगा। उसके बाद उसने फिर से अपने मुंह पर उंगली रखी और दबे कदमों से कमरे के बाहर निकल गया। मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर गिरने को हो रहा था। थोड़ी देर में मुझे नीचे से मोहित के चीखने की आवाज आई, जैसे जैसे उसने किसी को देखा हो। फिर कुछ भारी कदम भागते सुनाई दिए और फिर 2 बार गोली चली। बस फिर सब शांत हो गया। मैं मूर्ति बनी पता नहीं किस चीज का इंतजार करती रही। मोहित, मैंने अपने पति का नाम पुकारा। मोहित की आवाज आई, मैं ठीक हूं। मैं दौड़ती हुई नीचे गई। मैंने देखा सीढ़ियों से नीचे हॉल के फर्श पर सफेद सफारी सूट पहने उसी आदमी की लाश पड़ी थी। मोहित सीढ़ियों पर बैठा हैंडगन पकड़े उसे ही देख रहा था। उस आदमी के जिस्म से निकलता सारा खून घर तुरंत साफ करता जा रहा था। मोहित, 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 ये क्या? मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल पा रहे थे। पर मोहित बिना कुछ कहे उठा और उसने उस आदमी की लाश को ले जाकर सीढ़ियों के पीछे वाले हिस्से पर रख दिया, उस हॉटस्पॉट पर जहां कुछ दिन पहले हमने आरव की अस्थियों को विसर्जित किया था। हमने क्या कर दिया मोहित? क्या?
कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया हमने? मैं कुछ पल के लिए मोहित का चेहरा देखती रही। रेशु, किसी को वो आदमी याद भी नहीं रहेगा, पर मुझे रहेगा, तुम्हें भी याद रहेगा। अरे तो क्या करता मैं? पीयू के रूम में घुस रहा था ये। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं चुपचाप मोहित के पास बैठ गई और हम दोनों अपने घर को उस आदमी की लाश को खाते हुए देखने लगे। करीब आधे घंटे में वो आदमी और उसके कपड़े सब गायब हो गए। बस बचा था तो एक चाबी का गुच्छा जो शायद उसकी जेब में था। मोहित ने उन चाबियों को उठाया। उनमें से कुछ घर की या तालों की थी, पर एक चाबी किसी कार की थी। ये गाड़ी से यहाँ आया था? मोहित ने मुझे देखकर पूछा। मैंने अपने कंधे उचका दिए। थोड़ी देर में मोहित और मैं घर से बाहर सड़क पर उस गाड़ी को ढूंढ रहे थे जिसमें वो शैतान आया था। मोहित ने चाबी के बटन दबाकर गाड़ी को अनलॉक किया। आवाज और लाइट के साथ सड़क के एंड पर गाड़ी ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। हम भागकर उस कार पर गए। मैं कार के अंदर जाने लगी तो मोहित ने मुझे रोक लिया। क्या कर रही हो रिशु? हमें इसकी कार चेक करनी चाहिए, शायद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तू दूर हटो वहां से, दूर हटो, और कार को छूना भी मत, हमारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे इस पर। मोहित एकदम सही कह रहा था। अगर कल पुलिस ने इस कार की जांच की तो हमारे प्रिंट्स एक लावारिस कार पे मिलेंगे। दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस। ये मेरे पति को क्या हो गया था? इतने में मोहित ने कार की डिग्गी अनलॉक की और एक रूमाल से उसे खोला। डिग्गी के अंदर का नजारा देखकर मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। डिग्गी के अंदर उस मजदूर या मैकेनिक की लाश पड़ी थी जिसने मेरे घर को खरीदने का ऑफर दिया था। लाश बुरी तरह मुड़ी तुड़ी पड़ी थी और उसे डिग्गी में बस फिट ही किया गया था। हमें ये लाश यहां से हटानी होगी। हमें क्यों? मैंने पूछा। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर के बाहर लावारिस खड़ी कार में उस इंसान की लाश है जिसने हमारे घर को खरीदने का ऑफर दिया था। मोहित सही कह रहा था। रिशु, हमें इसकी लाश का भी वही करना होगा। घर को खिला देते हैं। मोहित, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तो और क्या करें? दिस बॉडी नीड्स टू गो रेशु। ये कहकर मोहित उस आदमी की लाश को कार से बाहर खींचने लगा। मोहित, किसी पड़ोसी ने देख लिया तो? देख लेने दो ना, मोहित ने मशक्कत करते हुए कहा। इसकी लाश गायब होने के बाद वो भी भूल जाएंगे उन्होंने क्या देखा था। थोड़ी देर बाद उस लाश का भी वही हाल हुआ जो उस शैतान का हुआ था, पर मोहित उसकी लाश पूरी तरह खत्म होने से पहले ही किचन में चला गया। वहां से उसने अपनी फेवरेट स्कॉच की बोतल निकाली और सीधा उसी से मुंह लगाकर पीने लगा। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास गई। तब तक उसने हॉल में आकर टीवी चला लिया था। टीवी की घटती बढ़ती रोशनी में मोहित का चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसने फिर से बोतल मुंह से लगाई और एक बड़े से घूंट के साथ शराब अंदर खींच ली। मोहित, मैंने डरते डरते पूछा, ये गन हमने कब ली? मोहित का चेहरा जैसा था वैसा ही अटक गया। उसने गर्दन मोड़ते हुए मुझे घूरा। मैं अपने ही पति को पहचान नहीं पा रही थी। कोविड से थोड़ा पहले, उसने धीमे से कहा। जब मुझे वो असाइनमेंट के लिए बिहार जाना था ना, अरे विजय ने मुझे बहुत डरा दिया था कि उस जगह पे नक्सल है। बस तभी खरीद ली। तुमने मुझे बताया नहीं? मोहित ने एक और बड़ा सा घूंट लगाया। अरे मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाह रहा था। आई नो यू हेट गन्स, और सी आज कितना काम आई है। मैं थोड़ी देर वहां चुपचाप खड़ी रही और फिर मुड़कर कमरे में जाने लगी कि इतने में मोहित ने मुझे फिर से आवाज लगाई। शराब के बड़े बड़े घूंट उसकी जुबान पर अपना असर दिखाने लगे थे। एक भर्राई सी आवाज में उसने मुझे मानो हुक्म दिया, सुनो, ये घर नहीं बिक रहा है, समझी? ये हमारा घर है, हमारा ख्याल रखता है, और आज के बाद इसे बेचने की बात मत करना। है ऑफ। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में वापस आ गई और सीधा बाथरूम में चली गई। मेरे टॉप पर थोड़ा सा खून था जो उस शैतान की लाश को हिलाते में लग गया था। कपड़े पहनकर ही मैं शावर के नीचे जा खड़ी हुई और उसका पानी मुझे अपने अंदर समेटने लगा। वो घर मेरी शर्ट पे लगे खून को साफ करता जा रहा था। उस शैतान और उस मजदूर की मौत का मुझे इतना दुख नहीं था जितना मोहित का सदमा था। आज मैंने अपने पति का एक अलग ही रूप देखा था। कौन था वो इंसान? कितने वक्त से उसने खुद को मोहित के अंदर छिपा रखा था? या फिर कहीं ये घर, कहीं इसने तो मेरे मोहित को। और इतने में मुझे अमृता की वो बातें याद आई जो उन्होंने मेरे जाने से पहले कही थी। देखो, वो घर खास है और इसीलिए कुछ खास लोग हैं जिन्हें वो घर तुम बिल्कुल मत बेचना बेटा। मैं तब तो अमृता की बात का मतलब नहीं समझी थी, लेकिन आज किसी बारिश की तरह सारी चीजें साफ होती जा रही थी। मुझे एक बात बताओ रेशु बेटा, वो घर तुमने पसंद किया था? नहीं आंटी, वो घर तो, इतने में अमृता खुद ही बोल पड़ी, तुम्हारे पति ने पसंद किया था ना? और तब मुझे सब याद आने लगा।
कि कैसे मोहित ने मुझे कितना मनाया था कि हम इस घर को खरीदें। उसने न जाने कितनी तिकड़म भिड़ाकर बाकी के बायर्स को बाइंग रेस से निकाला था। और फिर अमृता का वो चेहरा मेरे सामने आया। अपनी कॉफी का खाली कप नीचे रखकर उन्होंने मुझे देखकर कहा था, याद रखना बेटा, ये घर खास तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, खास तरह के लोगों को।